हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का जो 4th चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो स्टार्ट करने वाली हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ आपको कि चैप्टर 3 में मैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बताई थी आपको, ठीक है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स उसी में आगे हमको बढ़ना है क्या कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में जान गया है क्या होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब एटम जो है, एटम के बारे में जो पढ़े हैं तो एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में हमको पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो ये डाल्टन साहब का आपने जो भी कुछ जो प्रपोज किए थे, ठीक है, जो भी थ्योरी वो दिए थे वो आप देखे थे कि सबका सब उनका फेल कर गया था। लेकिन उनका थ्योरी अभी भी हम लोग इतना पढ़ते हैं, उनका जो थ्योरी है इतना सिग्निफिकेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है। तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, किस लिए इम्पोर्टेंट है वो भी मैं बता रही थी आपको चैप्टर 3 के अंदर, लेकिन फिर से मैं बता देती हूँ कि क्योंकि एटम के बारे में जानने की कोशिश सबसे पहले, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानने के बारे में कोशिश सबसे पहले किसने की थी, तो जॉन डाल्टन साहब ने की थी। यानी कि एटम के बारे में स्टडी करने के लिए ये एटम जो है वो किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी कि वही सबसे छोटा है। उन्होंने ये बोला था क्योंकि ये 1805 की बात है, 1805 की बात है। तो उस टाइम वो मतलब ये नहीं ये स्टडी कर पाए थे कि इसके अंदर भी पार्टिकल्स है। जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने स्टडी किया, उसके बेस पे उन्होंने थ्योरी दी और उसके अकॉर्डिंग उनका सारा जो थ्योरी था, पोस्टुलेट था, वो फेल कर गया। लेकिन उन्होंने क्योंकि पायनियर थे, क्योंकि वो सबसे पहले एटम के बारे में स्टडी करने की कोशिश की और इसी के बाद सारे साइंटिस्ट जो है और जो भी आगे आए वो एटम के बारे में स्टडी करना शुरू किए। तो ऐसा नहीं है कि डाल्टन जो है आज ये थ्योरी दी है, आज ये पोस्टुलेट रखे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या, सॉरी, एटम्स का नेचर क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसका जो है सारे जितना भी एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के वो हमेशा समान होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के ये एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आज वो दिए और कल फेल कर गया, ठीक है। इनका जो थ्योरी था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वो 80-90 साल तक क्या वैलिड रहा, ठीक है। सब लोग यही मानते रहे, यानी कि जो डाल्टन ने कहा वही सब लोग मानते रहे। लेकिन उसके बाद जब साइंटिस्ट ने स्टडी करना शुरू किया तो उन्होंने ये पाया कि एटम्स के अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले जैसे ही इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ वैसे ही उनका पोस्टुलेट जो है पहला वाला कि एटम इज इंडिविजिबल, इट कांट बी फर्दर सब डिवाइडेड, वो फेल कर गया था। तो चलिए देखते हैं आगे कि एटम का इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जो है इस पर भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, लेकिन इसमें जो है जे थॉमसन साहब, उनका जो है डिस्कवरी अभी हम लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है। ये फैराडे भी वही स्टडी कर रहे थे, वही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो जे थॉमसन साहब ने कर रहे थे। लेकिन कुछ ना कुछ जैसे ये होता है कि कुछ त्रुटि वगैरह आई उनमें। तो ऐसा नहीं है कि एक ही साइंटिस्ट मिलकर बस जे थॉमसन ने बोल दिया कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट सही है। तो बहुत सारे, बस किसी एक का कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी में बहुत सारे साइंटिस्ट एक साथ काम करके ये जो है वो डिस्कवरी कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे डिस्कवरी हुआ। तो फर्स्ट जो है इस पर हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे का डिस्कवरी हमको पढ़ना है। कैथोड रे शॉर्ट में क्या लिखे हुए इसको, कैथोड रे को CR, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने एक सबसे पहले जूलियस प्लकर ने ये स्टडी कर रहे, जूलियस प्लकर जो थे वो स्टडी कर रहे थे किस पे, कंडक्टिविटी ऑफ आयंस पे, ठीक है, कि आयंस जो है कैसे कंडक्ट करते हैं। कोई भी कंडक्टिविटी, जैसे गैस जो है कैसे, गैस में कैसे कंडक्शन होता है, कैसे कंडक्ट करता है।
तो जब जूलियस प्लकर जो है वो कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस पे स्टडी कर रहे थे, तो उसी दरमियान उन्होंने क्या देखा कि नॉर्मली जो भी गैस हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जो भी नॉर्मली जूलियस प्लकर ने क्या बोला कि नॉर्मली जितना भी गैस है वो क्या होते हैं, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन जैसे ही उसका जैसे गैस का प्रेशर यानी कि गैस जिसमें रखा हुआ है, तो जैसे ही प्रेशर कम करते हैं और वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या करता है, गैस जो है वो आयोनाइज होना शुरू हो जाता है। यानी कि आयोनाइज हुआ, इसका मतलब क्या कि उसका जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये था जूलियस प्लकर का कहना। तो उसी को आगे हम लोग चलिए बढ़ाते हैं। पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं कैथोड रेस डिस्कवरी के लिए। तो इसमें उन्होंने एक कैथोड रे लिए, ये ट्यूब लिया, क्रूक्स ट्यूब जिसको बोलते हैं, इस तरह से यहाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ। इसके अंदर उन्होंने क्या डाला, सॉरी थोड़ा फिगर, और यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा दिया। ठीक है, वैक्यूम पंप। और ये जो है यहाँ पे ये क्या रखा है, ये कैथोड है, एक प्लेट लगा दिया कैथोड, और ये जो है क्या है, ये है एनोड। ठीक है, ये है बैटरी, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे ये वैक्यूम पंप लगा दिया, वैक्यूम पंप। ताकि वैक्यूम पंप क्यों लगाया, ताकि जो भी ज़्यादा इसमें गैस ना रहे। ठीक है, गैस के यानी कि गैस की क्वांटिटी को कम करने के लिए क्या कर दिया, गैस को जो भी एक्स्ट्रा गैस था यानी कि गैस के प्रेशर को बहुत कम करने के लिए यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा दिया। और यहाँ पे एक कोटिंग लगाया उन्होंने जिंक सल्फाइड का। ठीक है, जिंक सल्फाइड का कोटिंग उन्होंने लगा दिया। ठीक है, ये क्या होता है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट एक, ये नेगेटिव प्लेट है। तो चलिए ये लिखते हैं इसमें कि अब जो है देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो भी गैस लिया था, ठीक है, जैसे ही इसको क्या किया कि इस पे हाई वोल्टेज दिया। ठीक है, वोल्टेज को क्या किया, तेज किया, यानी कि 10 to the power 4 वोल्ट दिया। ठीक है, 10 to the power 4 वोल्ट, और प्रेशर को क्या किया, 10 to the power 4 से -4, यानी कि 10 to the power -4 mmHg किया प्रेशर को यानी कि इतना कम कर दिया जो भी एक्स्ट्रा, ताकि इसका जो गैस का जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे में टकराना। जैसे ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है कि गैस के प्रेशर को क्यों कम किया गया, तो ताकि जो गैस के इसमें जो मॉलिक्यूल्स रहे गैस का, वो इसका स्टडी मतलब बेहतर तरीके से किया जा सके, और जो गैस है एक दूसरे में टकरा ना पाए, इसके वजह से इसके अंदर का जो गैस का जो प्रेशर था, ठीक है, वो कम कर दिया गया। चलिए अब देखते हैं इसमें कि क्या किया जूलियस प्लकर ने। जूलियस प्लकर जब स्टडी कर रहे थे क्या, जूलियस प्लकर was studying the conductivity of gases। वो गैस के कंडक्टिविटी के ऊपर स्टडी कर रहे थे, काम कर रहे थे। एंड ही फाउंड दैट और उसी दरमियान उन्होंने क्या देखा, एंड ही फाउंड दैट नॉर्मली गैस जो होते हैं, नॉर्मली गैसेस आर
बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। बट वेन ही created very low pressure that is 10⁻⁻4 atm किया। ऐसे नॉर्मली क्या होता है, गैस का प्रेशर कितना होता है 1 atm होता है, लेकिन कितना कम किया 10⁻⁻4 atm कर दिया, प्रेशर इतना कम कर दिया। इन द डिस्चार्ज ट्यूब में गैस के प्रेशर को कितना कम किया 10⁻⁻4 atm एंड अप्लाइड वेरी हाई वोल्टेज, बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई किया, कितना, एंड अप्लाइड वेरी हाई वोल्टेज दैट इज 10⁻4 वोल्ट और मोर, इतना और या फिर इससे भी ज़्यादा जो है वोल्टेज जो है उस पर अप्लाई किया। तो क्या देखता है, देन ही फाउंड दैट क्या देखा उन्होंने कि जब इतना गैस के प्रेशर को इतना कम कर दिए और वोल्टेज को हाई कर दिए, तो क्या देखा उन्होंने कि गैस जो है वो आयोनाइज होना शुरू कर दिया। आयोनाइज होने का मतलब वो आयंस में टूटना स्टार्ट हो गया, ठीक है। देन ही फाउंड दैट गैसेज स्टार्ट क्या किया, गैसेज स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। गैस जो है अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर दिया। बिकॉज ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो आयोनाइज हो रहे हैं, बिकॉज दे आयोनाइजेज का मतलब टू ब्रेक इनटू आयंस या टू कन्वर्ट इनटू, ब्रैकेट में मैं लिख दे रही हूँ, टू कन्वर्ट इनटू आयंस। वो आयंस में टूटना शुरू कर दिए। इन दिस कंडीशन इस कंडीशन में क्या हुआ, इन दिस कंडीशन सम शॉर्ट ऑफ कुछ जो है वो क्या दिखाई पड़ने लगे, तो सम सॉर्ट ऑफ इनविजिबल रेज क्या किया, मूव करना शुरू कर दिया। इनविजिबल रेज स्टार्ट मूव्ड फ्रॉम कहाँ से कहाँ, तो कैथोड रेज टू मूव्ड फ्रॉम कैथोड टू एनोड, मूव्ड फ्रॉम कैथोड टू एनोड। क्या हुआ, जो कुछ जो गैस है वो क्या, कुछ जो रेज हैं वो क्या किया कि वो दिखने लगा कि कुछ जो रेज हैं वो कैथोड से एनोड की ओर भाग रहे हैं, ठीक है। तो इनविजिबल रेज मूव्ड फ्रॉम कैथोड टू एनोड सिंस दीज रेज आर originating from कैथोड, क्योंकि ये जो है गैस ये जो रेज है किससे ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो कैथोड से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, तो कैथोड रेज नाम पड़ गया। hence they are called, इसलिए वो क्या कहलाना शुरू कर दिया, तो hence they are called कैथोड रेज, इसलिए वो कैथोड रे कहलाना शुरू, ये कैथोड रे कहलाए, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं जूलियस प्लकर क्या कर रहे थे, तो कंडक्टिविटी ऑफ गैसेज के ऊपर काम कर रहे थे। उसी दरमियान उन्होंने क्या किया कि
इलेक्ट्रिसिटी जनरली क्या होता है, गैसेस जो होता है वो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। लेकिन जब गैस के प्रेशर को बहुत कम कर दिया जाए, दैट इज 10⁻⁻4 atm, और वोल्टेज को हाई कर दिया जाए, दैट इज 10⁴ वोल्ट, तो क्या होता है, गैस जो है वह अब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करता है, तो वो जो है गैस क्या होना शुरू कर देता है, तो आयोनाइज होना शुरू कर देता है, आयंस में टूटना शुरू कर देता है। तो आयंस में जैसे ही टूटा तो क्या देखता है कि उसी दरमियान उन्होंने देखा कि कुछ रेज जो है वो कैथोड से निकलकर कैथोड से भागते भागते एनोड की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंस दिस रेज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड, क्योंकि ये रेज जो है कैथोड से आ रहे थे, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, तो कैथोड रेज इसका नाम पड़ गया। और यहीं से होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, ठीक है। इसी को बाद में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये जो है ये कैथोड रे जो है वो कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। ये कोई रे नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन जो नाम जो पड़ा था सबसे पहले जो ये डिस्कवरी हुआ था, ठीक है, तो ये इसको तो कैथोड रेज बोला गया था। इसका नाम इलेक्ट्रॉन कब पड़ा, ये कौन दिया, तो ये जो इसका नाम इलेक्ट्रॉन किसने बोला था, स्टोनी, ठीक है। स्टोनी ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन दिया था, ठीक है। इससे पहले इलेक्ट्रॉन का क्या नाम पड़ा था, नेगाट्रॉन्स बोला जाता था इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और नेगाट्रॉन्स ये किसने बोला था, तो कार्ल डी एंडरसन जो थे, ठीक है, वो उन्होंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन जब वो नहीं जानते थे तो नेगाट्रॉन बोले थे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो नाम ही नहीं था, ठीक है। जो कौन सा कैथोड रे जो है वो क्या है, नेगाट्रॉन है, ठीक है। क्योंकि ये इस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके वजह से उन्होंने क्या बोला था कि ये क्या होता है, नेगाट्रॉन कहलाता है, ठीक है। और स्टोनी जो नाम दिए थे, स्टोनी कौन सा नाम दिया, इलेक्ट्रॉन, जो आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो नाम किनका दिया हुआ है, तो स्टोनी साहब का दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसमें कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को, कि कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो देखिए कैथोड रेज का क्या क्या प्रॉपर्टीज हुआ। तो देखिए यहाँ पे है कि कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, वो जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है, विथ वेरी हाई वेलोसिटी, बहुत हाई वेलोसिटी से कैथोड रेज क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है। अब ये कैसे पता चला कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है, कैथोड रे जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ये कैसे पता चला, तो जब इसके रास्ते में एक ओपिक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, व्हेन एन ओपिक ऑब्जेक्ट is placed in the path of CR, it क्या प्रोड्यूस करता है, it produces shadow, ये शेडो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। it produces shadow of the ऑब्जेक्ट का शेडो प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या पता चलता है कि ये जो है कैथोड रेज किस में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, तो कैथोड रेज क्या करता है, मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, CR कैथोड रेज प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट, ये जो है मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब ये कैसे पता चला कि कैथोड रे जो है मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है,
तो जब इसके रास्ते में एक पैडल व्हील को रख दिया जाता है तो क्या होता है, उसका वो जो पैडल व्हील है, जैसे ही कैथोड रेज के पाथ में एक पैडल व्हील को रखा जाता है तो पैडल व्हील जो है वो रोटेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या पता चलता है कि ये जो है जो कैथोड रेज जो है वो किसी मटेरियल का पार्ट है, यानी कि ये किसी भी मटेरियल से बना हुआ है और वो मटेरियल से इसलिए बना मटेरियल पार्ट है, इसका मतलब कि उसमें कुछ मास प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। एंड इफ अ स्मॉल पैडल व्हील is placed in their path, उसके पाथ में रख दिया जाता है, तो it starts rotating, वो रोटेट होना शुरू कर देता है। ठीक है, it starts rotating which indicates that they consist of किस चीज का बना हुआ है तो मटेरियल पार्ट, वो जो है मटेरियल पार्ट का बना हुआ, मटेरियल पार्ट का मतलब पोसेस करता है, वो क्या पोसेस मास, उसमें मास होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया कैथोड रेज का, तो ये जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ये कैसे पता चला, तो जैसे ही उसके रास्ते में हम एक ओपेक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये एक शैडो प्रोड्यूस करेगा। ये जो है मैकेनिकल इफेक्ट शो करता है। इसका मतलब क्या कि जब स्मॉल पैडल व्हील को उसके रास्ते में रखते हैं तो वो रोटेट होना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या कि वो जो पार्टिकल्स में कुछ मास है, यानी कि वो मटेरियल पार्ट से बना हुआ है। ठीक है, अब जो है थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाएगी, थर्ड प्रॉपर्टी कि ये जो है वो डिफ्लेक्ट करेगा व्हेन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अप्लाइड, तो इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव प्लेट जो है, क्योंकि ये जो है नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, इसका जो प्रॉपर्टी है वो नेगेटिव कैरेक्टर का है, तो ये जो है क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट होगा, इससे क्या पता चलता है कि ये जो है कैथोड रेज वो उसका नेचर क्या है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है। तो थर्ड में क्या हो जाएगा हमारा, व्हेन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, when electric और magnetic field is placed in the path of, इसके पाथ में when electric and magnetic field are applied अप्लाई किया जाता है, इज अप्लाइड टू सीआर, तो क्या होता है इन द डिस्चार्ज ट्यूब, व्हेन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू सीआर इन द डिस्चार्ज ट्यूब, तो क्या होना, ये क्या होता है, तो देन रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स, डिफ्लेक्शन किस ओर होगा, तो रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, तो रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव फील्ड की ओर इसका डिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि पॉजिटिव फील्ड, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये नेगेटिव नेचर का है तो पॉजिटिव की ओर इसका डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव फील्ड ऑफ द प्लेट, विच शोज दैट, क्या शो कर रहा है, which shows that क्या होता है, CR consists of cathode rays consists of negatively charged ये किसी से बना हुआ है, तो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ये जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है, जिसका कि क्या नाम है, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नाम किनके द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख दे रही हूँ स्टोनी। ठीक है, पहले इसका क्या नाम पड़ा था, तो नेगाट्रॉन बुलाए थे इसको,
किसने? तो कार्ल डी एंडरसन ने। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, वो क्या होता है कि ये जो है कैथोड रे क्रिएट फ्लोरोसेंस, कैथोड रेज क्रिएट फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस। ठीक है, ये फ्लोरोसेंस का मैं शायद उसमें नहीं बता पाई थी वो फिगर से, ये जो जेडेनेस का कोटिंग इस साइड में लगाए थे। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट की ओर। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट की ओर आप फिगर को ये बैक करके देखोगे तो यहाँ पे एक कोटिंग लगा था, किसका? जेडेनेस का। जेडेनेस का कोटिंग जो लगा हुआ था, तो ये क्या होता है, ये कोटिंग इसलिए लगाया गया था ताकि इस पे जो भी पार्टिकल आकर स्ट्राइक करेगा, ठीक है, जो भी पार्टिकल इस पे स्ट्राइक करेगा तो वो क्या इल्यूमिनेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी कि वो लाइट देना शुरू कर देगा, जिससे कि पता पड़ेगा ये कोई पार्टिकल इससे आकर टकरा रहा है। ठीक है, और इसको ये जो शो कर रहा है यहाँ पे, जो पार्टिकल जो स्ट्राइक कर रहा है और इल्यूमिनेशन जो आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? सिंटिलेशन इफेक्ट। सिंटिलेशन, सिंटिलेशन, सिंटिलेशन इफेक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो कि कैथोड रेज क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है, फ्लोरोसेंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल्स आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, कैथोड रेज जो है वो कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जा रहा है। ठीक है, एनोड की ओर जा रहा है और इस पे आकर टकरा रहा है, तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? तो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको कि क्या नाम से बोलते हैं हम लोग? सिंटिलेशन इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि इस पे आ रहा है तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे इल्यूमिनेशन लग रहा है, जैसे कुछ आकर यहाँ पे टकरा रहा है और वो इल्यूमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि कैथोड रेज क्या क्रिएट कर रहा है? तो फ्लोरोसेंस, और इसीलिए जेडेनेस का कोटिंग, जिंक सल्फाइड का कोटिंग यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ताकि जो भी पार्टिकल्स यहाँ पे आए हमको पता चले कि कोई पार्टिकल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए चलिए देखते हैं आगे। फोर्थ, ये कैथोड क्रिएट फ्लोरोसेंस। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? तो फिफ्थ प्रॉपर्टी होगा हमारा कि कैथोड रे क्या करता है? पेनिट्रेट कर जाता है। अगर उसको किसी भी एल्युमिनियम या फिर किसी भी मेटल के शीट से अगर पेनिट्रेट करवाया जाता है, यानी पास करवाया जाता है, तो उसके थ्रू वो पेनिट्रेट कर जाएगा, कंप्लीटली वो उसमें घुस जाएगा। ठीक है, तो कैथोड रेज पेनिट्रेट थ्रू thin sheet of aluminium and metal, aluminium and metal, किसी मेटल या फिर एल्यूमिनियम से के थ्रू पास करवाएंगे तो वो उसके थ्रू कंप्लीटली ये पेनिट्रेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये जो है फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करता है। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करता है? इफेक्ट करता है। तो हमारा कौन सी प्रॉपर्टी है? कितना नंबर? 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट को वो क्या करता है? दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट को वो क्या कर रहा है? तो इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड सेवेंथ प्रॉपर्टी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल लो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या है? ये देखिए, ये क्या बोले थे, जे थॉमसन साहब ने ही ये बोला था कि जब चार्ज टू, ये निकाले थे कौन? जे थॉमसन। तो चार्ज टू मास रेशियो, तो द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, दैट इज E/m। चार्ज किसका? इलेक्ट्रॉन का, और मास किसका? इलेक्ट्रॉन का। यानी कि क्योंकि कैथोड रेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो बेसिकली आगे आप पढ़ोगे कि बेसिकली हम किसका कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चार्ज टू मास रेशियो जो इसका आया है, तो देख लीजिए, द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास विच इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? विच इज नोन एज, इसको क्या बुलाते हैं हम लोग? तो बुलाते हैं हम इसको ये स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज टू मास रेशियो को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं इसको,
specific charge, that is E by m, is same for all कैथोड रेज, सारे कैथोड रेज के लिए चार्ज टू मास रेशियो क्या है, इक्वल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द गैस टेकन, irrespective of the gas used या taken used in the discharge tube. डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सा गैस लिए हैं, डिस्चार्ज ट्यूब, उससे इसको कोई मतलब नहीं है, जितना भी कैथोड रेज रहेगा, ठीक है, वो सबके लिए क्या चार्ज टू मास रेशियो जो है वो इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है, कैसे हो रहा है चार्ज टू मास रेशियो इक्वल, वो देखते हैं। तो देखिए, जब स्टार्टिंग में वो डिस्कवरी के दरमियान वो क्या देख रहे थे कि जब वो लोग डिस्कवरी कर रहे थे तो ऐसा नहीं कि बस एक ही गैस लिया, ठीक है, एक ही गैस लिया और उसी के ऊपर वो लोग काम कर रहा है, वो गैस भी चेंज कर रहा है, मतलब सारा अपैरेटस, ये प्रेशर कम कर रहा है, प्रेशर को बढ़ा रहा है, घटा रहा है, तो सारा चीज़ वो लोग चेंज करके देख रहा है। ऐसा नहीं कि स्टेबल करके एक ही चीज़ को ये किया उन्होंने, तो गैस भी चेंज करा, उसमें जो पहले जो गैस डाला था उसको चेंज किया, फिर से गैस चेंज किया, तो सारा चीज़ वो लोग क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, ठीक है। तो गैस भी चेंज कर रहा है, तो क्या होता है, गैस चेंज करने के बाद भी जो है इसका चार्ज टू मास रेशियो वो बदल नहीं रहा है, ठीक है। इसीलिए ये इसमें लिखा हुआ है, जे थॉमसन साहब ये बोले कि स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कोई भी गैस ले लो, इसका मतलब क्या, ऐसे ही बोल देंगे तो काम चल जाएगा, नहीं, कोई भी गैस लेने का मतलब क्या, जैसे हाइड्रोजन लिए, ऑक्सीजन लिए, सोडियम ले लिए, ठीक है, कुछ भी, कोई भी गैस, एनी गैस तुम लोगे तो क्या होगा, ये जो गैस है आयोनाइज होगा तो क्या निकलेगा, H+ आयंस में आयोनाइज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, ये होगा तो क्या होगा, आयोनाइज करेंगे इसको तो O+ एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। सोडियम में से इसको ये आयोनाइज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये जो है पॉजिटिव आयंस बन जाएगा। तो इसमें सारे के सारे में क्या हो रहा है, देख रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ही क्या कर रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही ट्रेवल कर रहा है, प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन भी ट्रेवल कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डिफ्लेक्शन जो हो रहा है, जो मूव कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो सारे में जो है इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है, या अगर प्रोटॉन निकल रहा तब इसका नेचर जो है अलग अलग होता है, लेकिन क्योंकि कैथोड रेस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, जो भी गैस लेंगे तो सारे के सारे में से क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो सारे के सारे जब इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे तो क्या इसका तो नेचर हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि इसका नेचर सेम रहेगा तो इसका चार्ज टू मास रेशियो, दैट इज चार्ज टू मास, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज की बात करेंगे और इलेक्ट्रॉन का ही मास की बात करेंगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, जिसके वजह से कैथोड रेज में क्या होता है, चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है, हमेशा वो सेम रहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द गैसेस टेकन। कोई भी गैस ले लो, इसका चार्ज टू मास रेशियो हमेशा क्या रहेगा, तो समान रहेगा, ठीक है। तो अब जो है इसके बाद क्या देखते हैं कि जे थॉमसन साहब ना, जे थॉमसन वो क्या किए, तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकाले, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैलकुलेशन किनका था, तो जे थॉमसन का था। कितना निकाले, तो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। क्योंकि पर केजी क्यों, 11 कूलम्ब क्यों डाले, कूलम्ब क्यों, क्योंकि क्या है, चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है, चार्ज है और मास है, तो चार्ज को किस में लिखे, कूलम्ब में, और मास को किस में लिखे, तो केजी में लिखे, ठीक है। तो जे थॉमसन साहब ने स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकाले, तो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी, ठीक है। और उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये मूलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू, मूलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से
क्या मिला हमको? तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये कौन निकाले थे? तो जे थॉमसन ने। और मुलिकन ऑल्ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या निकाला था? तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्या बताया? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, चार्ज टू मास रेशियो आपको पता है, चार्ज अपॉन मास यानी कि ये E अपॉन एम। उसमें चार्ज टू मास का आपको वैल्यू पता है, क्या होता है? 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम। और उसके बाद चार्ज का भी वैल्यू आपको पता हो गया, कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जो है मास का वैल्यू तो पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू पता है आपको। स्पेसिफिक चार्ज, ये है स्पेसिफिक चार्ज ना, स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू क्या है आपको पता है, और चार्ज का वैल्यू पता है, तो मास का वैल्यू निकल जाएगा। तो उससे मास का वैल्यू क्या निकल कर आया? तो मास ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकल कर आया? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल कर आया हमारा। जब कैलकुलेट किए इसका वैल्यू जो निकाले, सारा वैल्यू को पुट करके निकाले, तो क्या निकल कर आया हमारा? तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये जो है वैल्यू आप देख रहे हो कि बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल वैल्यू है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को क्या मान लिया जाता है? तो नेग्लिजिबल मान लिया जाता है इलेक्ट्रॉन के मास को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के मास को क्या मान रहे हैं हम? नेग्लिजिबल मान। तो इलेक्ट्रॉन को अब कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? तो देख लीजिए 10 इतना स्टडी करने के बाद हमको क्या पता चल रहा है? तो 10 इलेक्ट्रॉन को क्या डिफाइन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन इट इज अ सब अटोमिक पार्टिकल, इट इज अ सब अटोमिक पार्टिकल which consist of unit negative charge having negligible mass of 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इस तरह से हम लोग क्या किए? इलेक्ट्रॉन को डिफाइन किए कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन। तो इट इज अ सब अटोमिक पार्टिकल विच कंसिस्ट ऑफ यूनिट नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या होता है? यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, हैविंग नेग्लिजिबल मास ऑफ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब जो है यूनिट जैसे इस पे आप ले रहे हो क्या? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो चार्ज है ये नेगेटिव में लिखते हैं, क्योंकि ये जो है वैल्यू क्या में लिखते हैं? नेगेटिव में लिखते हैं। आगे बताएंगे जब प्रोटॉन को भी लिखेंगे, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, जब वो भी लिखेंगे तो उस तरह से हम ये बताएंगे कि क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि जब माइनस लिखते हैं प्लस लिखते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है या फिर दोनों इक्वल है, ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे जब प्रोटॉन का डिस्कवरी करेंगे तो, ठीक है, पढ़ाएंगे तो। चलिए आज इतना ही। अब जो है नेक्स्ट अगले लेक्चर में बात करेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी का, ठीक है। तो दैट इज प्रोटॉन का डिस्कवरी किससे हुआ? तो इतना जान लीजिए कि एनोड रेस, ये कैथोड रेस डिस्कवरी है। अगला जो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनोड रेस डिस्कवरी, और उसमें कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए धन्यवाद।